हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेम्स स्टार जीएस गुरु पर। अब बात करते हैं, अगर हम पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था विश्व के महाद्वीपों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ये सारे द्वीपों के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ लिया था। और हमें जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक पढ़ना था वो हमको कौन सा पढ़ना था? उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो जितना भी था आप लोग पिछले पार्ट को देखिएगा, उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आएंगी। और ये जो हम लोग जो कर रहे हैं जो सीरीज़, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये लूसेंट बुक की सीरीज़ चल रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें हम लोग इसमें पॉइंट वाइज ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें आ गई। रीज़न यही है कि ये लूसेंट बुक्स लिया गया है। जैसे अगर कोई बुक लेते, सब्जेक्टिव बुक लेते, तो उसमें क्या रहता, थोड़ा सा वो बढ़िया विस्तार में देता। बट ये क्या है, होता था ये लूसेंट बुक हो जाती। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा बढ़िया से कंटेंट को अपने तैयार करने की कोशिश करी है। तो ऐसा करने से क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है देख के। तो इसी बात पे चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, ये इसको नई दुनिया के नाम पे जाना जाता है। नई दुनिया के नाम पे जाना जाता है। अब नई दुनिया के नाम पे इसको क्यों जाना जाता है, तो अब ये कैसे समझ में आएगा? अब जब इसको पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं फिर। तो देखिए, इसमें अगर हम खोज की बात करते हैं, इसकी खोज किसने करी? तो कोलंबस ने करी थी। कब करी थी? 1492 ईस्वी में करी थी। और इसीलिए देखो इसको क्या कहा गया, नई दुनिया। मीन्स जब वो कोलंबस जब वहाँ पे पहुँचे तो पहले तो यहाँ पे आए नहीं थे। तो जब वो वहाँ पे गए तो इनको एक नया महाद्वीप, मतलब उनको एक क्या मिला कि ये तो महाद्वीप नया है। मतलब ऐसे महाद्वीप वो पहले गए ही नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कोई महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका नाम का। तो जब वो वहाँ पे गए तो उनको काफ़ी वो मतलब खोज करी, तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम रख दिया नई दुनिया के नाम से उसको जाना गया। तो वहीं पे देखिए एक अमेरिको वेस्पुस्सी, ये क्या थे, एक साहसी यात्री के नाम से, या क्या कहते हैं इसको, ये जी अमेरिको वेस्पुस्सी जो थे, ये क्या थे, एक अमेरिकी साहसी वैज्ञानिक थे, जो कि क्या तो उनके नाम पे क्या कर दिया गया, इसका नाम अमेरिको उनका नाम था। तो अमेरिको के नाम पे क्या रख दिया इसका नाम अमेरिका, मीन्स उत्तरी अमेरिका। अब इसका भौगोलिक विस्तार अगर देखते हैं तो ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप माना जाता है। क्षेत्रफल इसका कितना होता है, देखिए 2,42,55,000 वर्ग किमी। और ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के इसके मध्य से गुजरती है। अब यहाँ के अगर हम उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन साइबेरियन क्षेत्र में क्या होते हैं, इसमें कुल टोटली 29 देश पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, टोटली 29 देश पाए जाते हैं। अब पनामा नहर अगर हम यहाँ का देखते हैं तो ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को क्या करता है, ये जोड़ता है। अब पनामा नहर के कारण इसको अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच जहाज़ों का यातायात और भी ज़्यादा क्या होता है, सुगम हो जाता है। अब यहाँ के अगर हम पर्वत शिखर और तटीय रेखा और अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ की जो उच्चतम पर्वत शिखर ये कौन से है, माउंट मैकिनले है, जो कि कहाँ पाई जाती है, अलास्का में। और यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी भी पाया जाता है। सबसे लंबी तटीय रेखा अगर हम देखते हैं यहाँ की, तो कनाडा की जो सबसे तटीय रेखा ये कौन सी है, ये सबसे विश्व में सबसे अधिक लंबी हो जाती है। कितनी है इसकी, तो इसकी है 2,02,080 किलोमीटर। अब यहाँ के देखिए, कनाडा के पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में कनाडा के पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में कौन सा सागर महासागर है, तो आर्कटिक महासागर है। और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर अगर हम देखते हैं तो न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को क्या कह दिया जाता है, ग्रैंड बैंक कह दिया जाता है। और ग्रैंड बैंक जो होता है विश्व में मत्स्य पालन के एक अत्यंत प्रमुख और समृद्ध केंद्र के नाम से के तौर पे जाना जाता है। अब यहाँ का जीवन और मूल निवासियों को अगर देखते हैं तो एस्किमो
एस्किमो क्या होता है? एक बर्फ़ का घर होता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये क्या होता है? ये एस्किमो है। तो जिसे इग्लू कहा जाता है, इग्लू भी इसी को कहते हैं। और शिकार के लिए यहाँ पे देखिए एक हार्पून नाम का एक हथियार होता है। शिकार के लिए ये लोग क्या करते हैं? एक हार्पून नाम का हथियार यूज करते हैं। और यातायात के लिए कुत्तों, रेंडियर द्वारा खींची जाने वाली एक स्लेज गाड़ी का यूज करते हैं ये लोग। और यहाँ के मूल निवासियों में कौन है? तो रेड इंडियंस, एस्किमो और इन्यूट यहाँ के मूल निवासी पाए बन जाते हैं। और एस्किमो जो होता है ना, ये सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहा जाता है। कठोर सर्दियों में इनका जीवन यापन क्या हो जाता है? बहुत ही पूरी तरह से प्रकृति, बर्फ और जानवरों के कुशल उपयोग पर निर्भर हो जाता है। कठोर सर्दी, जब इनके यहाँ जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो क्या होता है? ये लोग टोटली पूरी तरह से प्रकृति, बर्फ और जानवरों के कुशल उपयोग में ये बहुत ज़्यादा इनका यूज करते हैं। अब इसी के साथ में अगर हम दक्षिण अमेरिका के, अभी तक तो हम लोगों ने बात की उत्तर अमेरिका का, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में देखिए ये क्या होता है कि इसका भौगोलिक परिदृश्य अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ की अगर अर्थव्यवस्था पारिस्थितिकी को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए उच्च मरुस्थल जो होता है ना, पेटागोनिया होता है। इसके बारे में मैंने पिछले पार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और यहाँ पे भी देखिए कुछ चीज़ें रह गई थी। तो यहाँ का पेटागोनिया जो होता है वो उष्ण मरुस्थल होता है, और स्थलरुद्ध देश यहाँ का देखिए जो बोलीविया होता है, ये दक्षिण अमेरिका के क्या होता है? सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश बन जाता है। जलवायु अगर हम देखते हैं तो मध्य चिली, ये वह स्थान होता है जहाँ पे क्या होता है? जाड़ों सर्दियों में वर्षा होती है। अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी को अगर देखते हैं तो ये मांस निर्यात में क्या होता है? सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना यहाँ का बन जाता है। कॉफ़ी पत्तन के तौर पे देखते हैं तो ब्राज़ील का यहाँ का जो संतोष नाम का बंदरगाह, ये क्या होता है? कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नगरीकरण देखते हैं अगर, तो यहाँ पे देखिए उरुग्वे जो होता है ना, ये क्या होता है? सबसे नगरीकृत देश के तौर पे जाना जाता है। और दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप जाना जाता है, और सांपों का महाद्वीप भी जाना जाता है। इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप और सांपों का महाद्वीप। इक्वाडोर का जो गैलापागोस द्वीप है ना, ये ओलिवर रिडले टर्टल, यहाँ का जो गैलापागोस जो द्वीप है, ये क्या होता है? ये ओलिवर रिडले टर्टल मीन्स ये कछुए होते हैं, ओलिवर रिडले। इनके प्रजनन स्थल के तौर पर ये प्रमुख तौर पर माना जाता है। और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में कौन? तो ये इसका जो पश्चिमी दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तटवर्ती देश है, ये समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को क्या कहते हैं? यहाँ पे गुआना कहते हैं, गुआनो कहते हैं। और गुआनो जो होता है, खाद्य जो होता है ना, ये फास्फोरस का एक बहुत ही समृद्ध स्रोत माना जाता है। अब देखिए, अब हम लोग कौन सा महाद्वीप पढ़ेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। अब इसकी अगर हम लोग भौगोलिक स्थिति अगर देखते हैं तो 1642 में इसकी क्या करी गई थी? 1644 में तो ओविल तस्मान ने क्या करी थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज करी थी। और 1768 से 1779 के बीच में क्या किया गया था? कैप्टन कुक को 3 बार कैप्टन कुक को हम लोग 3 बार यात्रा करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, और ये इसके खोजकर्ता के रूप में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। नामकरण अगर इसका देखते हैं तो एक थे मैथ्यू फर्नांडिस। इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम जहाज़ से इसकी परिक्रमा की, और इसको क्या नाम दिया? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को देखिए द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, आइसलैंड कॉन्टिनेंट। और 19वीं शताब्दी के आरंभ तक इसे न्यू हॉलैंड और न्यू साउथ वेल्स तथा बोटनी कहा जाता था। इसका देखिए पहले नाम भी दूसरा था, अभी इसको क्या किया गया? ऑस्ट्रेलिया। और इस महाद्वीप में कुल 22 देश होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या नाम दिया गया? एबोरू
जीन्स। अब इसकी अगर हम भौगोलिक अवस्थिति देखते हैं तो सबसे छोटा महाद्वीप है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। मकर वृत्त भी यहाँ पे देखिए एक बनता है, तो यहाँ क्या होता है, इसके बिल्कुल मध्य से जाता है। मकर वृत्त जो होता है यहाँ पे इसके मध्य से जाता है। और ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच एक वास जल संधि भी यही पाई जाती है। अब यहाँ की अगर हम भौगोलिक संपदा देखते हैं, जैसे कि वहाँ के कृषि और खनिज वगैरह को देखते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यहीं पे पाई जा रही है। ये सर्वोच्च शिखर होती है इसकी माउंट कोशिश, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2228 मीटर। जल स्रोत अगर हम देखते हैं तो निम्न भूमि में इस यहाँ पे गहरे उत्सुत कूप मीन्स कुएँ पाए जाते हैं जल स्रोत के तौर पे। जो मध्यवर्ती जहाँ निम्न भूमि होती है वहाँ पे कुएँ पाए जाते हैं। और कृषि क्षेत्र अगर देखते हैं तो यहाँ का जो मरे डार्लिंग है, ये क्या होता है, मरे डार्लिंग एक घाटी है और ये क्या होता है, एक उपजाऊ भूमि रेवी रीना के नाम से जानी जाती है। प्रमुख मैदान अगर देखते हैं तो यहाँ का जो कारपेंट्रिया का जो मैदान है ये क्या हो जाता है, यहाँ का प्रमुख मैदान हो जाता है। खनिज अर्थव्यवस्था देखते हैं तो स्वर्ण खदानें जैसे यहाँ का देखते हैं तो कालगुल्ली और कुलगार्डी यहाँ पे क्या होती है, विश्वविख्यात क्या होती है, यहाँ के खनिज व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। कौन से जाने, कालगुल्ली और कुलगार्डी। शीर्ष उत्पादन के अगर देखते हैं तो बॉक्साइट और सीसा उत्पादन के मामले में विश्व में बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। यूरेनियम को अगर हम देखते हैं तो विश्व में भी ये अच्छा यूरेनियम का उत्पादन करती हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, ये विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन, एक मैरिनो नाम का ऊन होता है, ये क्या करता है, इसका प्रमुख उत्पादक होता है। तो निर्यात में भी इसमें इसका अच्छा खासा नाम है। न्यू साउथ वेल्स यहाँ का देखते हैं, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया को देखते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के गेहूँ उत्पादक प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। भेड़ पालन केंद्रों पे भी ये बहुत बढ़िया काम करते हैं और मज़दूरों को यहाँ पे जयकारू कहा जाता है, भेड़ पालन करने वाले। और यहाँ का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो कौन सा है, तो कंटिनेंटल रेल मार्ग है जो कि पर्थ से सिडनी तक है। अब यहाँ के अगर हम वन्य जीवों को अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्राकृतिक अजूबे जैसे वंडर्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये क्या होता है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति के लिए प्रशांत महासागर में स्थित है, ये बहुत फेमस है। प्रमुख मरुस्थल अगर हम देखते हैं तो यहाँ का जो गिब्सन है और विक्टोरिया हो गया, ये सारे जो यहाँ के मरुस्थल हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। उपनाम अगर देखते हैं तो इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश, इसको बहुत सारे ऐसे नाम दिए गए हैं। विशिष्ट जीव जंतु को अगर देखते हैं तो यहाँ पे एमू और कोकाबारा जो होता है, ये एमू जो होता है ये उड़ नहीं पाता है और लेकिन दौड़ता बहुत तेज है। और कोकाबारा जो होता है ये इसको लाफिंग जैकास के नाम से भी जाना जाता है, ये यही पाया जाता है। प्लाटिपस को अगर देखते हैं तो ये 4 पैरों वाला होता है, एक प्लाटिपस नाम का जीव होता है जो कि 4 पैरों वाला जीव होता है, ये अंडे देता है। और यही भी देखिए एक कोआला है जो कि धानी प्राणी के नाम से जानता है, ये यूकेलिप्टस को खाता है और दिन में सोता है। ये क्या करता है, ये यूकेलिप्टस को खाता है और दिन में क्या करता है, सो जाता है। तो यूकेलिप्टस को भी आप लोगों ने एनवायरनमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि ये पर्यावरण के लिए क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा दूषित करता है। अब महान प्रवाल भित्ति का निर्माण देखते हैं तो ये प्रवाल नामक छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के जमाव से जो प्रवाल भित्ति जो निर्माण होता है, जैसे यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ को हम लोग जानते हैं, तो ये क्या होता है, ये प्रवाल नामक छोटे जीवों के अस्थि पंजरों में उसके हड्डियों से बना होता है। और लायर बर्ड यहाँ पे देखिए एक अद्वितीय पक्षी होता है जो कि नकल करने में बहुत ही कुशल होता है। और यह पक्षी दूसरों के गाने, कुत्तों के भौंकने, यहाँ तक कि गुजरती कारों के हॉर्न तक की ये क्या करते हैं, हूबहू नकल कर लेते हैं। वो सारे भी क्या कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब यही भी देखिए एक स्थान है न्यूजीलैंड। अब इसको क्या जाना जाता है, इसको दक्षिण का ब्रिटेन नाम से जाना जाता है। अब इसका अगर भौगोलिक विभाजन देखते हैं तो न्यूजीलैंड क्या होता है, मुख्य रूप से 2 बड़े द्वीपों उत्तरी और दक्षिणी में बटा हुआ है। अब यहीं भी देखिए एक कुक जल संधि है। अब ये जल संधि करती क्या है कि न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीपों को एक दूसरे से अलग कर देती है। जो न्यूजीलैंड का जो देखिए ऊपर जो भाग बांटा गया है, ये कुक जल संधि उसी को
अलग कर दे रही है। अब यहीं पे देखिए सर्वोच्च शिखर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए माउंट कुक। माउंट कुक क्या है? तो ये न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। इसकी जो ऊंचाई कितनी है? तो 3724 मीटर, 3724 मीटर। अब माओरी भाषा में इस शिखर को विशेष सांस्कृतिक महत्व भी यहाँ पे बहुत प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड को भौगोलिक और जलवायु समानताओं के कारण दक्षिण का क्या कहते हैं? इसको ब्रिटेन कह दिया जाता है। उसकी जो भौगोलिक जलवायु जो समानता है वो क्या है? ब्रिटेन से, इस वजह से इसको क्या कह दिया जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन। और यहाँ के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। और माओरी लोग क्या करते हैं? माउंट कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं। माउंट कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं। और कीवी नामक जो एक होता है यहाँ का पक्षी होता है, ये यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी होता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पूरे विश्व के महाद्वीपों के बारे में। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अब पृथ्वी के जलमंडल के बारे में। तो जलमंडल में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा जल पाया जाता है, कहाँ पे ज़्यादा स्थल मार्ग है, स्थल है, कहाँ पे ज़्यादा महासागर है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, कितने % भाग पर उसके जल पाया जाता है, कितना महाद्वीप है उस वहाँ पे कितना क्या है, तो वो जो सारी चीज़ें रहेंगी ना वो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं, वो भी सारी चीज़ें क्या रहेगा, इन्हीं सारे टॉपिक्स में हमको पढ़ना रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अब हमारा टॉपिक रहेगा जलमंडल। अब इसमें क्या हमको पढ़ना रहेगा? पृथ्वी का जल। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध को अगर हम देखते हैं सबसे पहले, तो उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? तो इसका 60.7% क्या होता है? 60.7% भाग जलमग्न होता है। फिर भी यह मुख्य रूप से स्थल गोलार्ध है। मीन्स यहाँ पे जल भी बहुत ज़्यादा है, जलमग्न, ये भी जलमग्न है, बट क्या होता है यहाँ पे स्थल भी पाए जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? इसको स्थल गोलार्ध माना जाता है। अब दक्षिणी गोलार्ध का अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है? 80.9% भाग तो इसका जलमग्न है। तो इस वजह से इसको क्या कह दिया जाता है? जल गोलार्ध कह दिया जाता है। अब इसमें अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर देखते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग, लगभग 71% भाग क्या होता है? वो जलमंडल का भाग होता है। और पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल की मात्रा लगभग क्या होता है? 97.5% भाग क्या होता है? वो महासागरों में ही पाया जाता है। महासागरों में खारे जल के रूप में पाया जाता है। और जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही क्या होता है? स्वच्छ जल है, पीने योग्य जल के तौर पे जाना जाता है। अब देखिए धरातल पे जो गिरने वाला जो जल होता है, धरातल पे गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। और महासागरों की अगर हम औसत गहराई की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी होती है? 3800 मीटर होती है। और स्थल की ऊंचाई कितनी होती है? 840 मीटर होती है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि महासागरों की गहराई जो बहुत ज़्यादा, ऊंचाई जो महाद्वीपों की वो कम दिखाई गई है। और स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चामतीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मीन्स वक्र आप लोग समझ ही रहे होंगे, जैसे कैसे रहता है, कोई कोई ऐसे रहता है, कोई ऐसे रहता है, तो बहुत सारे वक्र बनते हैं। तो क्या किया जाता है? इसकी गहराई ऊंचाई को इसी वक्र के थ्रू दिखाया जाता है। अब यहाँ के अगर हम खाड़ियों और बे, गल्फ और यहाँ के बे अगर किनारों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा है? खाड़ी। अब खाड़ी क्या होती है? तो खाड़ी देखिए समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी। जैसे कि आप लोग बंगाल की खाड़ी को हम लोग जानते हैं। और बे क्या होता है? सॉरी, ये जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग दिखाया गया है जो स्थल के अंदर जैसे देखिए प्रवेश कर गया जल का क्षेत्र, तो ये क्या हो जाता है? गल्फ हो जाता है, ये वाला एरिया। और वे क्या होता है? तो देखिए इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। इसका क्या होता है? इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है और एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहारा समुद्र से मिला होता है। देखिए जैसे इसका देखिए ये 2 तरफ से ऐसे स्थल से घिरा हो गया और बाकी इसका जो है ये भाग समुद्र से मिला हुआ है।
और समुद्र को अगर हम देखते हैं, समुद्र की डेफिनेशन क्या होती है, तो जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, तो वो क्या हो जाता है, वो समुद्र माना जाता है। अब तटीय सीमा वाले कुछ हम शेष देशों को देखते हैं, तो जैसे कि कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, इंडोनेशिया हो गया, रूस हो गया, फिलीपींस हो गया और जापान हो गया। ये सब क्या होते हैं, तटीय सीमा वाले देश होते हैं। अब बात करते हैं महासागरीय तापमान की। तो देखिए, इनका तापमान क्या होता है, सामान्यतः 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और सतह का औसत दैनिक तापांतर क्या होता है, नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस रहता है। वार्षिक तापांतर अगर हम देखते हैं, तो वो आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में क्या होता है, वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा थोड़ा अधिक हो जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध की जो तुलना होती है ना, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में क्या होता है, तापांतर थोड़ा अधिक होता है। रीजन ये है कि थोड़ा मरुस्थल वगैरह, सॉरी, वहाँ पे महाद्वीप थोड़ा महाद्वीप जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे तापांतर अधिक हो जाता है। और तापमान के अगर हम प्रमुख तथ्य देखते हैं, तो जैसे कि महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में अंकित किया जाता है, और महासागरीय जल का न्यूनतम वार्षिक तापक्रम क्या होता है, फरवरी में अंकित किया जाता है। और तापमान महासागरीय जल को 2 सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। देखिए, ये जो तापमान और जो लवणता होती है ना, महासागरीय जल के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर हम तापमान की बात करें, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और दूसरी उसके महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस, तो उसकी होता है लवणता की। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब विषुवत रेखा से देखते हैं, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सतह का तापमान क्या हो जाता है, घटता है। और सागरों का उथला भाग क्या होता है, उथला भाग गहराइयों की तुलना में तेजी से गर्म और ठंडा होता है। देखिए, ऊपर का जो भाग होता है ना समुद्र का, वो क्या होता है, वो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म हो जाता है। बट जो गहराई वाले है ना, गहराई वाला क्या होता है, अगर ठंडा गर्म होता है, तो उसको इक्वल बैलेंस होने में, समान ताप में आने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब बात करते हैं महासागरीय लवणता की। देखिए, औसत लवणता की अगर हम बात करते हैं, तो समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है, 35 प्रति 1000 होती है। और 24.7% की लवणता को क्या कह दिया जाता है, खारे जल को सीमांकित करने वाली है। 24.7% ये जो होती है ना, 24 प्रति 1000, ये जो खारे जल की सीमा, इसको क्या माना जाता है, इसके सबसे लवणता की सबसे उच्च सीमा माना जाता है। समलवण हम देखते हैं, तो सारे समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या होती है, समलवण रेखा होती है। और लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है। तुर्कीवान झील को अगर हम देखते हैं, तो ये इसकी लवणता जो होती है विश्व में सबसे अधिक है। मृत सागर देखते हैं, तो ये लवणता में दूसरे स्थान पे होता है। और 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में दक्षिणी अक्षांश होता है। इसके मध्य होता है कि सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, 20 से 40 और 10 से 30 डिग्री के बीच में। भूमध्य सागर की लवणता और उच्च वाष्पीकरण के कारण क्या होता है यहाँ पे, भूमध्य सागर की जो लवणता होती है वो किस वजह से ज़्यादा होती है, तो उच्च वाष्पीकरण, वहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, उसकी लवणता बहुत ज़्यादा होती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। अब हैलोक्लाइन ये क्या होता है, तो हैलोक्लाइन वह होता है जो गहराई के साथ लवणता तेज़ी से बढ़ती जाती है। हैलोक्लाइन वह क्षेत्र होता है जहाँ गहराई के साथ लवणता तेज़ी से बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं महासागरीय नितल की। तब ये क्या होता है, तो देखिए, अब इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय शेल्फ। अब ये क्या होता है, तो महाद्वीप का विस्तृत सीमांत जो कुछ समुद्रों से, उथले समुद्रों से घिरा हो और उसकी लगभग 8% 9% भाग क्या हो, वो इतने भाग में वो विस्तृत हो, और इसकी औसत प्रवणता कितनी हो, 1 डिग्री या फिर उससे थोड़ी कम हो।
तो ये क्या हो जाता है, महाद्वीपीय शेल्फ। देखिए क्या होता है कि महाद्वीप का विस्तृत सीमांत जो क्या हो, कुछ उथले समुद्रों से मिला हो, घिरा हो, और उसका लगभग 8.9% भाग क्या हो, उसका विस्तृत हो, और इसका औसत प्रवणता कितनी हो, 1 डिग्री से कम या फिर 1 डिग्री हो, तो क्या हो जाता है महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय अगर ढाल की बात करते हैं तो शेल्फ जहाँ समाप्त होता है वहीं से क्या होता है, ढाल शुरू होता है, और इसकी औसत गहराई कितनी है, 200 मीटर, और 3000 मीटर की इसकी बीच होता है। समुद्री धरातल की अगर हम विशेषताएं देखते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ होता है, और महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद क्या होता है, जीवाश्म ईंधन के स्रोत बन जाते हैं। देखिए कहीं भी अगर अवसाद अगर जमा हो गए हैं तो उनके उसमें क्या रहता है, उसमें जीवाश्म दब जाते हैं। जीव जो रहते हैं जैसे पेड़ पौधे, बहुत सारे जीवाश्म के अंश होते हैं, वो क्या होते हैं, वो दब जाते हैं, तो वही बाद में क्या होते हैं, वो जीवाश्म ईंधन के स्रोत बन जाते हैं। गोएट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो ये सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गुयोट कहते हैं। इसको मैंने आपको दिखाया था पिछले पार्ट, जब आप लोग पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। सोन, और ये क्या होता है, तो जलमग्न उत्थान का वह भाग होता है जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, और यहाँ प्रवाल क्या हो, प्रवाल नहीं बनता। ग्रेट बैरियर रीफ को अगर देखते हैं तो क्वींसलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, प्रशांत महासागर में ये स्थित है। अब देखिए, अब बात करते हैं महासागरीय गर्त। तो प्रशांत महासागर में गुयाम द्वीप के समीप स्थित मैरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त होता है। इसकी लंबाई होती है 11,022। इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। गर्तों की संख्या अगर देखते हैं जिसमें 57 गर्तों को खोजा गया है, जिसमें 32 पूरे विश्व में खोजा गया, और 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में, और 6 हिंद महासागर में होते हैं। मैरियाना गर्त की जैसे लंबाई जो मैंने बताई है आपको। टोंगा गर्त अगर देखते हैं तो ये कहाँ है, ये प्रशांत महासागर में है, और 9000 मीटर इसकी लंबाई होती है। प्यूर्टो रिको गर्त अगर देखते हैं तो ये 8392 अटलांटिक महासागर में स्थित है। रोमसे गर्त अगर देखते हैं तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। सुंडा गर्त अगर देखते हैं तो ये पूर्वी हिंद महासागर में है, और मिंट नाव गर्त अगर देखते हैं तो 10,500 मीटर को, तो ये प्रशांत महासागर में है। देखिए अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो अब ये क्या है, तो इसकी विशालता अगर देखते हैं तो ये संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का लगभग 1/3 भाग तो यही ले लेता है, और इसके बेसिन की औसत गहराई भी कितनी, देखिए 7300 मीटर। इसकी अगर हम आकृति की बात करते हैं तो ये त्रिभुजाकार आकृति में पाया जाता है। प्रशांत महासागर जो हमारा कहते हैं त्रिभुजाकार में पाया जाता है, और इसका शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर व आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर होता है, और भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किमी से भी अधिक होती है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं को। तो देखिए ये पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया, और पूर्व में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण में अंटार्कटिका इसके स्थित है। प्रवाल भित्तियाँ अगर देखते हैं तो इसके लिए भी ये प्रमुख है। और विशाल महासागर में भी अगर देखते हैं तो विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से 20 में अधिक द्वीप तो इसी में है। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती देश क्या होता है, पश्चिमी भाग में है, और बेरिंग सागर, ओखोटा सागर, जापान सागर, पीत सागर आदि क्या है इसके प्रमुख सागर बन जाते हैं। पूर्वी की ओर केवल अगर देखते हैं तो ये केवल कैलिफोर्निया के खाड़ी ही इसमें प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं विश्व के महासागर और उनकी जलधाराओं के बारे में। तो महासागर क्या होता है, तो पृथ्वी के जलमंडल का वह विशाल खंड जो क्या हो, महाद्वीपों को वो अलग करता हो, और जलवायु के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करता हो, तो वो क्या हो जाता है, वो महासागर होता है। में इस जलमंडल का एक विशाल खंड हो, वो क्या होता है, महासागर। जलधाराएं क्या होती हैं, तो महासागरों में जल का निरंतर और गतिशील प्रवाह, वो क्या होता है, जलधाराएं होती हैं। और ये क्या करती है, एक निश्चित दिशा में ऊर्जा और तापमान का संचार भी करती है। जैसे कि होता है कि गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, वो क्या होती हैं, आपस में वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं, मीन्स साइकिल उनका एक चलता रहता है। तो क्या होता है उनसे कि जहाँ पे गर्म जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा गर्म टेम्परेचर हो जाता है, जहाँ ठंडी जा रही है जलधाराएं वहाँ थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें। अब पृथ्वी के अगर हम जलमंडल का अगर देखते हैं तो एक बड़ा हिस्सा क्या होता है, महासागरों के रूप में मौजूद होता है, और ये जलवायु के मुख्य नियंत्रक भी बन जाते हैं। अब महासागरों के भीतर देखिए एक निश्चित दिशा में क्या होता है, बहुत अधिक दूरी तक
प्रवाहित होने वाली विशाल जलराशि को महासागरीय जलधारा कहते हैं। अब देखिए, कुल महासागरीय जलराशि का जैसे कि 16% भाग होता है ना, ये जलधाराओं के रूप में निरंतर गतिशील रहता है। जैसे कि महासागर जब हम लोग देखते हैं तो उसका बहुत सारा भाग रहता है, उसकी गहराई रहती है, तो ऐसा थोड़ी ना पूरा जल गति करता रहता है। उसका जो ऊपर का जो भाग रहता है तो उसमें कौन सा भाग, 16% भाग क्या होता है, वो जलधाराओं के रूप में गतिशील रहता है। और यही गतिशीलता क्या होती है, पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान का वितरण, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, ठंडा गर्म टेम्परेचर जो होता है वो इसी से निर्धारित होती है। अब महासागरों का अध्ययन केवल उनके आकार का नहीं, बल्कि उनके भीतर होने वाली असीमित ऊर्जा का भी एक अध्ययन करवा देती है। और आगे के अब देखिए, जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अटलांटिक महासागर की संरचना, उसके विस्तार, उसके प्रमुख गर्तों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।